गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे हिंदी में फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ और आज हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं के द्वारा रचित गज़ल। अब इन गज़लों में क्या कहा है फिराक गोरखपुरी जी ने। प्रस्तुत शेर या प्रस्तुत गज़ल हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित हैं। इनकी रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं और पहले शेर में इन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। पहले शेर में इन्होंने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, नोरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबो गुलशन में पर तोले हैं। नोरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। अब नोरस क्या होता है बेटा? नोरस होता नया रस। गुंचकली नाजुक या कोमल, गुंचे मीन होता कलियां, नाजुक मीन कोमल। गिरहें मीन बंधन या गुत्थियां खोलना। बू मीन खुशबू, गुलशन बाग बगीचा। पर तोलना पंख फैलाकर उड़ना। अब इस शेर में फिराक गोरखपुरी जी ने बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी हुई कलियों की कोमल पंखुड़ियाँ। बसंत ऋतु में नए रस से भरी हुई कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं और वो धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए या पंख फड़फड़ा रहे हों। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है। तो इसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है बच्चों। उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है, संदेह अलंकार है और मानवीय अलंकार का भी यहाँ पर वर्णन किया है। नेक्स्ट है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। अब इस शेर में क्या कहा है? जर्रा जर्रा होता है कण कण में, शब मीन रात, सन्नाटा मौन या चुप्पी। प्रस्तुत शेर में रात के तारों के सौंदर्य का वर्णन किया है। शायर कहता है कि रात ढल रही है, तारे भी आंखें झपका रही हैं, इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, वह शांत है। वह कहता है कि हे मित्रों, रात में पसरा हुआ यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है, यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट है, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोए हैं। इस शेर में क्या कहा है कि संसार में मेरी किस्मत और मैं दोनों ही दुखी हैं। संसार में मेरी किस्मत और मैं दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, हम दोनों ही दुखी हैं, दोनों एक ही काम करते हैं। तो अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ और इसीलिए अपनी किस्मत पर रोता हूँ, और किस्मत मेरी दशा को देखकर रोती है, वह शायद मेरी हीन कर्म निष्ठा को देखकर झल्लाती है। नेक्स्ट है, जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। अब इस शेर में क्या कहा है? फिराक गोरखपुरी जी ने इस शेर में कहा है, निंदकों पर प्रहार किया है। जो एक दूसरे की निंदा करते हैं उन पर प्रहार किया है कि संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे बदनाम करना चाहते हैं। संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए, ऐसा बुराई करने वालों के लिए कवि कामना करता है कि वे केवल यह बात समझ सकें कि जो मेरी बुराई संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही हैं, उससे खुद उनकी ही कमियां उजागर हो रही हैं। वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा ही खोल रहे हैं। तो यहाँ पर शायर ने दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग्य किया है। उर्दू भाषा का प्रयोग इसमें किया है। भाषा में अच्छा प्रवाह है और दूसरों की निंदा करने के साथ साथ अपनी स्वयं की निंदा स्वयं कवि कर जाते हैं। नेक्स्ट है,
ये कीमत भी अदा करे हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं। हम बदुरस्ती होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं, हम बदुरस्ती होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। इस गज़ल में क्या कहा है कि कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बताया है। कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल होता है। जो प्रेमी होता है वही समाज की नज़रों में पागल होता है। नेक्स्ट है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले हैं। अब गम, दुख या पीड़ा, पासे अदब यानी कि लिहाज रखना, सम्मान करना, दुनिया का, संसार का ख्याल में ध्यान रखना। तो इस शेर में फिराक गोरखपुरी जी ने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त किया है। प्रेम की को यहाँ पर कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है और मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए हुए दुखों को सबके सामने गाता फिरूँगा तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। आशय यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्न इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोते हैं। बहुत अच्छी गज़ल है ये। इसमें कवि ने शायर ने क्या कहना चाहा है कि इस शेर में कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है। प्रेम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जितना हम उसमें डूबते जाते हैं उतना ही हम उसको प्राप्त करते जाते हैं। इनका कहने का तात्पर्य ये है, प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खो देते हैं। दूसरे शब्दों में प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है उतना ही प्रेम वो पाता है। नेक्स्ट है, आबो ताब अशआर ने पूछो तुम भी आंखें रखे हो। आबो ताब अशआर ने पूछो तुम भी आंखें रखे हो। ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। अब आबो ताब अशआर ये चमक दमक का साथ होता है। आंखें रखे हो देखने में समर्थ हो, बैत मीन होता है शेर, चमक दमक, और मोती रोले आंसू छलकना। अब इस शेर में शायर ने कहा है अपने काव्य सृजन का आधार अपनी व्यथा को बताया है। इन्होंने किस तरह से अपने काव्य का सृजन किया, ये अपनी व्यथा को ही अपना आधार बना लिया है। इसमें कवि ने कहा है कि मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है, मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत होना। तुम्हें अपनी आंखें खोल कर रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से तुम्हें देखना चाहिए। मेरे शेरों में जो चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर कर आया, ये इसके मन का मर्म है, न कि सिर्फ शेर है। कवि ने यहाँ पर यह स्पष्ट कहना चाहा है कि सिर्फ शेर ही नहीं है, ये मेरे मन का दर्द है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमन में रिंदों को, रात गए उर्दू पे फरिश्ते बाबे गुने जग खोले हैं। अंजुमने मय में रिश्तों की, अंजुमने मय शराब की महफिल, रिश्तों की या शराबियों की, रिंदों को शराबियों को, गर्दू आकाश, फरिश्ते देवदूत, बाबे गुनह पाप का अध्याय या पाप का जो महफिल होती है वो। अब प्रस्तुत शेर में जो है कहा गया है कि प्रियजनों की याद का बखान, कि किस तरह से उसको अपने प्रियजनों की याद आती है। जिस समय कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम्हारे वियोग के समय में इस तरीके से तुम याद आते हो, तुम वियोग के समय में हमें इस तरह से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब याद आती है।
अब शराब की महफिल में शराब के सिवा इनको कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही वियोग के समय में कवि को अपनी प्रिया के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तथा जैसे आधी रात के समय में देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, उस समय में मुझे तुम्हारी और भी याद आती है। नेक्स्ट है, सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। अब इस शेर में क्या कहना चाहा है कवि ने? इस शेर में फिराक जी कहते हैं कि उनकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं, फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली, इन गज़लों के शब्दों में तो हमें मीर कवि की गज़लों की समानता दिखाई देती है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट और आकर्षण पैदा करने वाली है। तो ये हमने बच्चों आज पढ़ी हैं गज़लें फिराक गोरखपुरी की। इसमें जो है कवि उर्दू शब्दावली की बहुलता इसमें दिखाई है और गज़ल छंद है इसमें, मुहावरों का, मानवीकरण अलंकार का, इस तरह बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। तो सभी बच्चे आप अपनी इन गज़लों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।